वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है फरवरी माह से जो भी सैलरी है वो पे मैनेजर की बजाय IFMS 3.0 से बनेगी और काफ़ी कुछ काम है वो इस पर शुरू हो चुका है। और एक इम्पोर्टेंट बात या जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि जो नवनियुक्त कार्मिक है या अभी जैसे कुछ लोगों की 2-4 दिन पहले ही पोस्टिंग हुई है, अब उनकी जो भी आईडी, जो नॉर्मल एम्प्लॉय आईडी जो बनाते थे पहले RJ वाली, वो आईडी सामान्य रूप से उनके जो DDO थे उनकी SAPF में जा करके ऐड न्यू या क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करके कर लेते थे, लेकिन अब वो प्रोसेस या ऑप्शन है वो बंद हो चुका है। मैंने आज ही चेक किया तो SAPF DDO जो रोल है उसमें क्रिएट न्यू एम्प्लॉय का ऑप्शन है वो बंद हो चुका है। तो अब जो भी नए कार्मिक होंगे उनकी डिटेल्स या उनका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो IFMS 3.0 पे होगा। वो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपके जो भी DDO है उनके SSO में जाकर के IFMS 3.0 पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में ESS और वर्क स्पेस है, दो ऑप्शन होंगे। तो वर्क स्पेस में जाकर के DDO रोल या HO रोल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में वहाँ ऑप्शन आएगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट का। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो अभी जैसे क्लिक कर रहे हैं तो वो एरर का मैसेज आ रहा है, क्योंकि अभी जो भी रोल है वो असाइन नहीं हुआ है आपके जो भी HO है उनके द्वारा, HOD के द्वारा। लेकिन जब ये रोल असाइन हो जाएगा उसके बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो ऑप्शन है इसके नीचे एक ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। अब जो कार्मिक जिनकी पे मैनेजर पे आईडी नहीं बनी हुई है या बिल्कुल नए लगे हुए हैं उनके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। और जो भी कार्मिक जिनका पहले से पे मैनेजर पे डाटा है वो डाटा ऑटोमेटिकली पे मैनेजर से फैच होकर के IFMS 3.0 पे आ जाएगा। तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको थोड़ा सा वेट करना है। लेकिन जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो आपको किस तरीके से करना है या किस तरीके से होगा, हालांकि अभी थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है क्योंकि अभी ये प्रोसेस शुरू होना है। अभी DDO के द्वारा, HO के द्वारा DDO की मैपिंग की जा रही है और ये सारा प्रोसेस जब एक बार हो जाएगा उसके बाद में आपको किस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो जहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट है उसमें क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इस न्यू रजिस्ट्रेशन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डिटेल्स है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। क्या क्या डिटेल्स की आवश्यकता होगी, तो जो भी नए कार्मिक लगे हुए हैं या जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी पर्सनल डिटेल्स एक तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें उनका नाम है, पिता का नाम है और अन्य फैमिली डिटेल्स के अलावा उनकी डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर, जन आधार नंबर, ये सारी डिटेल्स। सर्विस डिटेल एम्प्लॉय की जो भी है, किस पोस्ट पे है, किस कैटेगरी या नियुक्ति अधिकारी वगैरह कौन है, इनकी सारी डिटेल्स है। इसके अलावा एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। एड्रेस दो तरह के हो सकते हैं, परमानेंट और जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो अगले सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा फैमिली डिटेल्स और नॉमिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो भी कार्मिक नए लगेंगे उनकी फैमिली डिटेल्स और नॉमिनेशन रखना पड़ेगा डिटेल्स। इसके अलावा बैंक डिटेल्स ज़रूरी होगी कि उनका जिस खाते में सैलरी जमा होगी उसकी डिटेल्स भी आपको फीड करनी पड़ेगी। तो वो भी जानकारी IFSC कोड सहित अकाउंट नंबर वगैरह ये सारी होनी चाहिए। और इसके बाद में पे एंटाइटलमेंट के अंतर्गत कौन सा पे कमीशन है, 7th पे कमीशन है, फिक्स पे है या किस पे है, बेसिक पे कितना है, LP है या L है, यानी L 12-13 जो भी है या LP है, प्रोफेशनल है तो वो जो भी पेमेंट लागू होता है वो सारी डिटेल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो सारी डिटेल की फीडिंग करने के बाद एम्प्लॉय का नया रजिस्ट्रेशन होगा। अब एक एक डिटेल कैसे फिल करेंगे, तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा जिसमें एम्प्लॉय का फ़ोटो है वो सबसे पहले आपको अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए फ़ोटो जो है वो 500 KB से कम का होना चाहिए और फॉर्मेट शैल भी JPEG या JPG, या तो JPEG में होना चाहिए या JPG में। अभी जैसे पेंशन प्रकरण पे जो भी फोटो अपलोड कर रहे हैं तो वो JPG भी नहीं मान रहा है, वो JPEG फॉर्मेट में ही स्वीकार कर रहा है। तो वो आप देख लें। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉलम है यहाँ दिए हुए हैं वो आपको फीड करने पड़ेंगे। सबसे पहला कॉलम होगा एम्प्लॉय का कैडर क्या होगा, स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट है, मिनिस्ट्रियल है, जो भी यहाँ चेक जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी उसमें से जो भी लागू होता है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि IFMS 3.0 पे जनाधार का बहुत महत्व होगा। तो जो जनाधार आईडी होगी वो आईडी आपके पास रखनी जरूरी होगी। जनाधार आईडी से आगे का जो भी काम है वो होगा। तो जनाधार आईडी जो भी है वो आपको वहाँ रखनी पड़ेगी। और जनाधार आईडी के बाद में मेंबर आईडी, जनाधार आईडी एंटर करने के बाद में मेंबर आईडी जो जनाधार में होती है वो एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद में होम का एड्रेस, इसके अलावा आपका जो भी मदर का नेम है या जो भी लास्ट नेम वगैरह या जो और भी डिटेल्स जो आपकी होगी वो करनी पड़ेगी। क्या क्या डिटेल्स करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ जो भी फ़ोटो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और फोटो मैंने आपको बताया कि फ़ोटो आपके JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। JPEG फॉर्मेट वाला फ़ोटो ही काम आएगा, तो वही फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी जो कुछ जानकारी
क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ सारे जो भी कॉलम है मैं आपको एक एक कॉलम थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद में एम्प्लॉय का कैडर, उसके बाद में जन आधार ID, उसके बाद में जन आधार मेंबर ID, उसके बाद में नाम जो फर्स्ट लेटर है, उसके बाद में जो मिडिल नेम है नाम का और जो लास्ट नेम है नाम का वो, इसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल या फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी और डेट ऑफ बर्थ के बाद में अगला जो है वो जो भी है डेट ऑफ जो भी ज्वाइनिंग है या डेट ऑफ जो बर्थ है वो आपके शब्दों में आ जाएगी। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है इसमें नीचे जो दिया हुआ है वो है हाइट, यहाँ आपको हाइट है वो सेंटीमीटर में यहाँ इंसर्ट करनी है। ब्लड ग्रुप आपका क्या है वो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप के बाद में जो अगला कॉलम है, जैसे जो भी ब्लड ग्रुप हो उसके बाद में आपको जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, आपके कोई भी पहचान का चिन्ह है वो आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है उसमें आपके फादर का नाम है वो आपको एंटर करना है। फादर के नाम के बाद में मदर का नाम यहाँ एंटर करना पड़ेगा और मदर के नाम के बाद में आपके मैरिटल या अनमैरिड जो भी स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड डाइवोर्स जो भी कैटेगरी है या जो भी स्थिति है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद में इसके बाद अगला जो कॉलम है उसमें आपको स्पाउस का नेम एंटर करना पड़ेगा, जो भी आपके पति या पत्नी का नाम है। इसके अलावा डिसेबिलिटी में यस या नो, अगर आप दिव्यांग है उस कैटेगरी में है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। ईमेल आईडी के बाद में आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर है, यहाँ जो भी है आपका मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर के बाद में जो आपकी नेशनलिटी है, इंडियन है या जो भी है, तो सबके लगभग इंडियन ही आएगा, तो इंडियन है। उसके बाद में आपको स्टेट, आपका जो भी राज्य है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ राजस्थान है तो राजस्थान सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो भी होम टाउन है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आपका कैटेगरी है वो जनरल, OBC, STC जो भी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो सारे कॉलम जो दिए हुए हैं उसके अनुसार आपको यहाँ नीचे जो ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेंगे और उसके बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड है उसमें क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट में आपके क्या अपलोड करने पड़ेंगे, तो जैसे यहाँ अगला कॉलम है इसमें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये जैसे आपके होम टाउन वगैरह हो गया। उसके बाद में आपका रिलीजन है, रिलीजन का ऑप्शन है तो रिलीजन आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आपको एक तो रिलीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका है। उसके बाद में आपका पैन नंबर यहाँ एंटर करना पड़ेगा। पैन नंबर के बाद में आपको यहाँ आधार नंबर, आपका जो भी आधार रेफरेंस नंबर है वो एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद में पासपोर्ट नंबर है तो यस, अन्यथा ये मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी से संबंधित है तो यस करना, अन्यथा नो करना है। और उसके बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट आपको जैसे सबसे पहले आधार अपलोड कर सकते हैं। तो आधार की जो भी PDF है वो आपको यहाँ से जो भी अपने सिस्टम है उसमें आपको सेव करके रखनी है और वहाँ से आपको उसको अपलोड करना है या सेलेक्ट करना है। तो जैसे, और इसकी जो साइज़ होगी मैक्सिमम साइज़ है 2 MB तक, 2 MB तक की आप कोई भी PDF है वो जैसे आधार की PDF है वो आप अपलोड करें। उसके बाद जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप अदर डॉक्यूमेंट, अगर न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट ऐड करने के बाद में जो भी काम करें उसको आप सेव एज ड्राफ्ट कर लें ताकि जो भी डाटा आपके सेव रहेगा। उसके बाद में जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा इस तरह का मैसेज आएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ जो भी और भी कॉलम है या और जो डिटेल्स है वो आपको एंटर करनी है। तो काफ़ी डिटेल्स जहाँ से होगी तो सेव करके आपको नेक्स्ट पे जाना है और पर्सनल डिटेल्स एक बार सारी ये एंटर होगी और इस तरीके से आपकी सारी डिटेल्स एंटर होने के बाद में जो सेव का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे नीचे जो ऑप्शन है वो सेव का क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से सक्सेसफुल मैसेज आएगा, ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली और विथ रिक्वेस्ट ID, आपकी एक रिक्वेस्ट ID जनरेट हो जाएगी। वो ID आपके काम आएगी, यानी जब भी वो मैसेज DDO को फॉरवर्ड होगा तो उस चेकर मेकर वगैरह जहाँ भी है उनको चेक करने में आसानी होगी या वहाँ से वो इस नंबर से सर्च कर पाएंगे। तो ये सारा होने के बाद में यहाँ जो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में का जो पहला पार्ट था पर्सनल डिटेल्स वो आपके कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अगला जो पार्ट है वो है सर्विस डिटेल या एम्प्लॉय सर्विस के संबंध में आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी और इसमें अधिकांश जो भी कॉलम है वो मैंडेटरी है, यानी स्टार वाले हैं। अब सर्विस डिटेल में क्या क्या एंटर करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको सर्विस कैटेगरी, तो सर्विस कैटेगरी में वही बात है कि जैसे सबऑर्डिनेट है, स्टेट सर्विस है, मिनिस्ट्रियल वगैरह जो भी लागू होता हो वो। इसके अलावा सब कैटेगरी में आपके यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स से जो भी लागू हो वो आपको करना है। सर्विस स्टेटस में परमानेंट या टेम्परेरी, एडॉक वगैरह जो भी लागू होता हो वो सब सर्विस स्टेटस है उसको चेक करना है। एम्प्लॉय स्टेटस आपको चेक करना है, रेगुलर वगैरह जो भी इसमें ऑल ऑप्शन आएंगे उसके हिसाब से। और उसके बाद में डेजिग्नेशन
एज पर सर्विस कैडर के अनुसार आपका डेजिग्नेशन पद क्या है वो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरी लिस्ट आएगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। इंटाइटलमेंट जो स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट करना है। गजेटेड या नॉन गजेटेड है वो आपको सेलेक्ट करना है। सर्विस कोटा आपको किस कोटे में हुआ है, कोई जैसे विशेष कोटे में हुआ है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑर्डर यानी नियुक्ति का आदेश के नंबर है आपको यहाँ एंटर करना है। और अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, किस तारीख को नियुक्ति आदेश जारी हुआ वो आपको एंटर करना है। ज्वाइनिंग आपकी किस तारीख है वो आपको यहाँ से कैलेंडर से सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और ये डेट्स वगैरह है ये सारी कैलेंडर से यहाँ से सेलेक्ट होगी। तो ज्वाइनिंग डेट आपकी जिस दिन आप कार्यकरण करते हैं वो हो जाएगी। अपॉइंटमेंट डेट का मतलब जिस दिन आपका कार्यकरण का आदेश जारी होता है या आपके नियुक्ति आदेश जारी होता है वो होगा। तो लगभग अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो पहले होगा, ज्वाइनिंग बाद में होगी, ये विशेष ध्यान रखें। और डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन यानी वर्तमान पद पे आप कब आए तो वो तारीख लिखनी है। उसके बाद में पेरेंट डिपार्टमेंट, आपका मूल विभाग कौन सा है तो लगभग मूल विभाग जिसमें आपकी पोस्टिंग हुई वही होगा। उसके बाद में करंट डिपार्टमेंट, अगर मान लो डिपार्टमेंट को चेंज होता है तो वो आपको एंटर करना है, नहीं तो सेम रहेगा। डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आपको अपॉइंट करने वाले आपके नियुक्ति अधिकारी का क्या डेजिग्नेशन है। जैसे शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी आपको नियुक्त कर रहे हैं, या जॉइंट डायरेक्टर, अगर वरिष्ठ अध्यापक है तो जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त कर रहे हैं, या आप अगर व्याख्याता वगैरह लग रहे हैं तो आपको निदेशक महोदय वो नियुक्त कर रहे हैं। तो वो जो भी आपके डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी का जो भी पद है वो आपको लिखना है, यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद में डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, आपकी पहली नियुक्ति के समय आपका क्या डेजिग्नेशन या पद है। तो जो भी पद है वही लिखना है, जिस पद पे आपकी नियुक्ति होती है वो पहली नियुक्ति है, क्योंकि ये आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हालांकि ये जो सारे ऑप्शन है ये पेंशन का जो भी प्रकरण तैयार करते हैं उसमें भी यही ऑप्शन आते हैं। अगला है पोस्ट डेजिग्नेशन एट करंट ऑफिस, आपके करंट ऑफिस में यानी वर्तमान जिसमें आपकी नियुक्ति हुई है वहाँ आपकी क्या पोस्ट है वो आपको एंटर करनी है। सुपर नियोजन डेट यानी आपकी सेवानिवृत्ति तिथि किस तारीख होगी। तो जैसे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें जैसे 60 जुड़ जाएंगे तो 60 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। ज्वाइनिंग आपकी फोरनून है या आफ्टरनून है, नहीं मध्याह्न पूर्व है या पश्चात, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस आप किस तारीख को ज्वाइन करते हैं वो लिखना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ, वर्तमान डीडीओ के पास आप किस तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं वो लिखना है। प्राण टाइप में अगर आपके यहाँ लागू है तो ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ दें। जीपीएफ नंबर है अगर लागू है तो, या अभी नहीं आए तो उसको छोड़ दें। स्टेट इंश्योरेंस के नंबर, आरजीएसएस के नंबर, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट या नंबर उपलब्ध हो वो आपको एंटर करना है। और उसके बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट में आपको नीचे है वो अपॉइंटमेंट लेटर आपको जो भी है वो एंटर करना पड़ेगा। यानी आपकी जो नियुक्ति आदेश है उसकी पीडीएफ है बना करके आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और वो भी फाइल है 2 MB तक होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें जैसे कार्यकरण आदेश वगैरह, तो आप ऐड ए न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ से नया डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो एक तो अपॉइंटमेंट लेटर यानी आपका नियुक्ति आदेश हो जाएगा। उसके बाद में अगर कार्यकरण आदेश भी करना चाहें तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा इस तरह का आपके पास मैसेज आएगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है या कॉलम है वो है पे एंड अलाउंस का, वो आपके सामने खुल जाएगा। अब पे एंड अलाउंस में आपको क्या क्या है, एक तो आपकी सर्विस कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करनी है कि ऑल इंडिया सर्विस है, स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट सर्विस है, जो भी आपकी लागू होती हो वो आपको यहाँ से एंटर करनी है। उसके बाद में दूसरा जो कॉलम है, अगर आपकी लागू होता हो तो जैसे सब सर्विस कैटेगरी है तो सब सर्विस में आपके क्या कैटेगरी है वो, अगर आप जो भी लागू होती है वो आप रेगुलर हैं, प्रोबेशनर है, जो भी है वो लागू एंटर करना है। उसके बाद में सब सर्विस उसमें कैटेगरी में आपके स्टेटस में परमानेंट है, टेम्परेरी है, वो आपको एंटर करना है। और एम्प्लॉय टाइप में आपको एक्टिव है वो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपका जो भी पद है, डेजिग्नेशन एज पर जो भी आपका कैडर है, सर्विस कैडर के अनुसार आपका जो भी पद है वो आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। और इन सबको आपको वापस नीचे सेव एज ड्राफ्ट करना है। फिर सर्विस डिटेल का ये वापस बड़ा कॉलम आएगा जिसमें सारी डिटेल्स आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी, जिसमें क्या क्या डिटेल्स होगी। सबसे पहले आपकी सर्विस कैटेगरी आ जाएगी, तो ये काफ़ी एक बार सारा डाटा हो जाएगा, उसके बाद में आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे सबसे पहले सर्विस कैटेगरी आ जाएगी, उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है सब कैटेगरी उसकी आ जाएगी। उसके बाद में सर्विस टाइप में जैसे स्टेटस में रेगुलर वगैरह है वो आ जाएगा। उसके बाद में सब टाइप में आपके यहाँ जो भी लागू होता है परमानेंट, टेम्परेरी वगैरह वो है। उसके बाद में स्टेटस है तो आपको एक्टिव इसमें है। इसके अलावा जो कैडर है वो आपको करना है। इसके बाद में यहाँ जो अगला ऑप्शन है वो आपके है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट डेट है वो किस तारीख को या है। उसके बाद में आपका गजेटेड नॉन गजेटेड वाला है तो वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में जो भी अगला कॉलम है वो है कॉम्पिटेंट जो अपॉइंटमेंट यानी आपको अपॉइंटमेंट किस तरीके से हुआ है वो आपको एंटर करना है। और उसके बाद में यहाँ से आपकी डेट्स आ जाएगी। डेट कौन कौन सी आएगी, तो यहाँ से सबसे पहले डेट है आपके अपॉइंटमेंट की जो भी तारीख है या अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो आपके आ जाएगा।
अपॉइंटमेंट ऑर्डर की तारीख क्या है आपकी वो आ जाएगी, और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, यानी आपका नियुक्ति आदेश किस तारीख को जारी हुआ और नियुक्ति आदेश की ज्वाइनिंग की तारीख है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद जो अगला कॉलम है वो आपके है ज्वाइनिंग डेट के बाद में जो अगला कॉलम है कि आपकी किस पद पे आप किस तारीख को आए हैं, और इसके अलावा जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो कौन से डिपार्टमेंट में आप लगे हुए हैं, पेरेंट डिपार्टमेंट आपका कौन सा है। इस तरीके से जो भी आपके यहाँ कॉलम है वो सारे कॉलम आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेने, चेक कर लेने और भर लेना है। उसके बाद में यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको इंटर करके यहाँ से आपको सेव एज ड्राफ्ट करना है, और इस तरीके से सारा डाटा है वो आपके सेव हो जाएगा और आपको रिक्वेस्ट आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ से जैसे नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके से सारा ड्राफ्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और रिक्वेस्ट आईडी आपके यहाँ जनरेट हो जाएगी। तो ये आपका जो अगला कॉलम है वो हो गया। उसके बाद में इसके बाद का कॉलम तीसरा जो पार्ट है वो एड्रेस डिटेल का है। सारा डाटा लगभग जैसे पे मैनेजर पे करते थे उसमें कुछ डाटा कम था, इसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा है, लेकिन एक बार इंटर करने के बाद में आपके सारी बाद में बार बार इसकी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ अगला जो कॉलम होगा वो आपके एड्रेस का होगा। तो आपको परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो अलग अलग एंटर करना है, सेम है तो सेम एंटर करना है। उसके बाद नीचे सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है और ये सारा डाटा है एक बार सेव कर लेना है। उसके बाद में नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक करने के बाद में आपके इस तरीके का जब सेव करेंगे तो उसमें सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और रिक्वेस्ट आईडी यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो फैमिली डिटेल्स और नॉमिनेशन का ऑप्शन आएगा। अब फैमिली डिटेल्स और नॉमिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि जनाधार आपके अगर सही है तो सारी समस्या कोई भी समस्या नहीं होगी। जनाधार में जो भी मेंबर वगैरह होंगे वो फैच हो जाएंगे, उसके अनुसार मेंबर का नाम आ जाएगा, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, जनाधार आईडी वगैरह ये सारी आ जाएगी। उसमें अगर आपके कुछ भी करेक्शन है तो आप इसमें एक्शन का बटन है उस पर आप डिलीट या एडिट वगैरह जो भी कर सकते हैं। नीचे जिस पे भी आप क्लिक करेंगे नीचे एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें से आपको जो भी एडिट करना चाहें वो हो जाएगा। उसके बाद आपको नॉमिनी सेलेक्ट करना है। नॉमिनी के लिए आपको स्कीम सेलेक्ट करना पड़ेगी, किस किस स्कीम के लिए आप किस किस को नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो जो भी आपके स्पाउस है, जैसे पुरुष है तो महिला उनकी पत्नी है, या कोई महिला कर्मचारी है तो उनके पति, या जो भी है वो नॉमिनी के रूप में आप यहाँ से सेलेक्ट करें, उसको परसेंटेज देने हैं तो 100% जो परसेंट है और यहाँ से आप सेव कर लें और सेव एज ड्राफ्ट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से फैमिली डिटेल्स और नॉमिनेशन की डिटेल्स आपके हो जाएगी। उसके बाद में अगला जो कॉलम है वो बैंक डिटेल्स का होगा। आपको जो भी कार्मिक नए लगे उनकी बैंक डिटेल्स आपको अपडेट करनी पड़ेगी या एंटर करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले IFSC कोड आप एंटर करेंगे तो बैंक का नाम, ब्रांच का नाम लगभग ऑटोमेटिक आ जाएगा IFSC कोड से। उसके बाद में आपको बैंक के नंबर है वो एंटर करना है और कंफर्म करना है वापस बैंक के नंबर, और उसके बाद में आपको इसका प्रूफ के रूप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा कि बैंक डिटेल्स के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे ही बैंक डिटेल का ऑप्शन है उसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो बैंक डायरी है या बैंक से संबंधित जो भी लगभग बैंक डायरी के जो मेन पृष्ठ है या और कोई अगर स्पेशल आपके पास कुछ है जिससे आपकी डिटेल्स वेरीफाई होती हो वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड में उस पर आप एक बार एंटर करके डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड या सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में तो बैंक डिटेल्स आपके सेव हो जाएगी और डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो भी पहला पर्सनल डिटेल का हो गया, एम्प्लॉय सर्विस का हो गया, एड्रेस का हो गया, फैमिली डिटेल्स का हो गया, बैंक का हो गया। अब आपके पास में जो लास्ट जो कॉलम रहेगा वो होगा पे इंटाइटलमेंट का। पे इंटाइटलमेंट में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपके जो भी सर्विस कैटेगरी वगैरह है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में सब कैटेगरी वगैरह वो, उसके बाद में आपके पे कमीशन कौन सा है, 7th है, 6th है, जो भी है लगभग अभी जो भी नए कार्मिक लग रहे हैं वो 7th पे में लग रहे हैं। अब उसके बाद में दूसरा जो कॉलम होगा वो आपके होगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने किस तारीख को ज्वाइन की है। उसके बाद में पे स्केल कौन सा है आपका, तो L6 है, 4 है, 5, 10 है, जो भी है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल यानी वर्तमान पे स्केल आपको किस तारीख से मिल रही है, तो जो भी मिल रही हो वो आपको यहाँ से एंटर कर देना है। जैसे मतलब फिक्स मिल रही है तो फिक्स, या जो भी है प्रोफेशनल के लिए जो भी डेट है वो आपको करनी है। उसके बाद में आपका बेसिक मूल वेतन आपको जितना मिल रहा है वो आपको यहाँ एंटर करना है, और अगर डी मिल रहा है तो आपको यहाँ डी एंटर करना है। नहीं मिल रहा है जैसे प्रोफेशनल है तो आप उसको 0 या जो भी कॉलम दिया होगा वो कर दें। उसके बाद में गवर्नमेंट क्वार्टर अगर आपको मिला है, कुछ डिपार्टमेंट में मिलता है तो येस करना है, अन्यथा नो कर देना है। और हाउस रेंट अलाउंस आपको जितना भी मिलता है वो परसेंटेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और शो सैलरी अलाउंसेज एंड डिडक्शंस इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका सारा डाटा है वो सेव हो जाएगा, यानी आप येस पे का आपको पूछेगा सबमिट के लिए, और येस पे आप जैसे क्लिक करेंगे कंफर्मेशन मांगेगा आपके सामने कि आर यू श्योर वांट टू अप्रूव, आप सब डाटा को अप्रूव करना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे। तो येस पे क्लिक करने के बाद में ये आपके पास कंफर्मेशन मांगेगा और
जो सक्सेस का मैसेज है वो आपकी इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद में जो भी आपका डाटा है वो आपके सेव हो जाएगा, एक तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब उसके बाद में जो कंप्लीटेड जो न्यू एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन है वो एचओ अप्रूवर के द्वारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में रिक्वेस्ट नाउ विल बी सेंड टू एचओ चेकर। सबसे पहले अप्रूवर ने आपके जो भी डाटा है वो एक तरह से एंटर किया, उसके बाद में ये डाटा सारा चेकर के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, चेकर उसको अप्रूव करेगा। और इस तरीके से जो नए नियुक्त कार्मिक होंगे उनका जो भी डाटा है या उनकी जो भी रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से होगा IFMS 3.0 पे मैंने पूरा प्रोसेस बताने का आपको प्रयास किया है। जब भी ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, अगर ऐसा कोई केस आया या कोई नए एम्प्लॉय आए तो उनका पूरा डिटेल मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। ये जो सारी जानकारी अभी जैसे आपके अगर रोल असाइन नहीं हुआ है तो अभी ये सारे ऑप्शन है वो काम नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके डीडीओ के अंदर डीडीओ की जो भी मैपिंग है एचओ द्वारा हो जाएगी, रोल असाइन हो जाएंगे, उसके बाद में ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ऑप्शन है वो काम करना शुरू करेगा। उसमें जितने भी ऑप्शंस है रजिस्ट्रेशन का, री एम्प्लॉयमेंट का वगैरह या और कोई रजिस्ट्रेशन है, वो धीरे धीरे सारे ऑप्शन काम करने शुरू करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन मैंने एक एक बात को, एक एक पॉइंट को आपको बताने का प्रयास किया है। इसी तरह के IFMS से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो जरूर देखें। अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।